नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक और रिकॉर्डेड क्लास में। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सारे लोग क्लास में है, जैसे कि युक्ता अग्रवाल, सोनम यादव, साई था, ईशु, सौरभ, विशाल, कुशल, रोशनी। ये सब है क्या यहाँ पे? तेजस्वी, हर्ष, वंश, प्राची, क्या आप लोग हैं यहाँ पे? आंचल, निर्मल, सौरभ, बताओ जल्दी से बता दो, क्योंकि मैं ऐसे रैंडमली नाम लेते जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बच्चे आते ही है डेफिनेटली। तो क्या आप लोगों का नाम आया है? तानिया, फिर खुशी, रोहित, निर्मल, सुमित, हर्ष, और कौन है? अमरीन, क्या बात है। और कौन आएगा? रोशन, महेश। अभी कुछ कुछ नाम डबल हो गए होंगे। सुमित, तेजस्वी, आई डोंट रिमेम्बर मैंने बोला कि नहीं बोला। निकिता, विशाल, प्रत्युष, एंड देन देयर इज निमिषा, वैष्णवी, किशन, तस्मिया। आई होप कि आप सभी लोग आए हो। प्रीति, मिलन, तेजस्वी, वेलकम टू दिस ऑसम अमेजिंग क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ अनलॉफुल कंसिडरेशन वाले सेशंस। आज का सेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज आज मैं आपको दो ऐसे खतरनाक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं जो बच्चों को कहीं समझते भी नहीं है, और कई बच्चों को इन दो कंसेप्ट में डिफरेंस भी नहीं पता है। दोनों कंसेप्ट एक तरह के उनको लगते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है सी यादव जोशी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन and a professor by passion. I have fabulous and wonderful grip on law. That's the reason I've been teaching law in BCR from so many years now. I've nearly uploaded 600 plus videos on various different YouTube channels and Unacademy Learning App combined. So प्लीज़ थोड़ा टाइम निकालिए और जाकर ये वीडियोस देखिए। अगर आपको लगता है कि सर मुझे सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना है या मैं ये पोर्शन पहले पढ़ना चाहता हूँ, ऑल द क्लासेस आर ऑलरेडी अपलोडेड हियर। आप देखेंगे इस चैनल पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, और सी लाइव डेली का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें तो आपको मेरे आज तक के सारे क्लासेस मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज गो टू द लिंक ऑफ दिस गो टू दिस लिंक, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। फिर इसके अलावा प्लस के बारे में बात करता हूँ। आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा टू ऑल द ऑसम अमेजिंग क्लासेस दैट हम रेगुलरली लेते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कहाँ गया? गलती ओपन हो गई। हाँ, ये जो प्लस है ना, प्लस के अलावा आप आइकॉनिक भी ले सकते हो, जिसमें प्लस तो मिलेगा ही, साथ में ये आइकॉनिक बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस। इसमें होता क्या है ना कि इसमें आपको प्लस के अलावा ये सारे एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें मिलती है। ठीक है। तो इसके बाद हाँ, बहुत सारे अमेजिंग बैचेस हम लोग रेगुलरली लेकर आ रहे हैं, यानी कि लक्ष्य नवंबर 21 बैच चल रहा है। मेरे बीसीआर के रेगुलर बैचेस भी है। उसके अलावा मिशन सक्सेस बैच भी आने वाला है। तो इन सारे बैचेस के लिए आप अभी से प्लस सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपके पास ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, और सारी ऑप्शन और अल्टरनेटिव्स में सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। उसके बाद मैं बता दूं, यहाँ पर आप आइकॉनिक में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास 3 ऑप्शन है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, और यहाँ पर भी सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक एट हैंड पे। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक एट हैंड को मतलब पढ़ना स्टार्ट करें, मैं आपको एक बार बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा व्हेन द कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। इसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन देखा, जिसमें आंसर अपोजिट था, क्योंकि यहाँ पे लॉ नहीं टूटा था, एग्रीमेंट टूटा था। फिर हमने देखा था ऐसा कोई कंसिडरेशन जो डिफीट करता है एनी इंटेंशन ऑफ द लॉ और प्रोविजन ऑफ द लॉ, जिसमें हिंदू एक्ट में मैंने बोला था पैसे दे के लोगों को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। फिर हमने देखा था विच इज प्योरली फ्रॉडुलेंट, यानी किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, स्मगलिंग करने के हिसाब से अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो फ्रॉडुलेंट नेचर के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कह देते हैं। आपका कंसेंट नहीं फ्रॉड से लिया, कंसेंट फ्रॉड से नहीं लिया तो वॉइडेबल बन जाएगा। आपने और मैंने इंटेंशनली कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रॉडुलेंट बनाया है, देन इट इज वॉइड। फिर व्हेन द कंसिडरेशन डिफीट्स एनी रूल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, मैंने आपको लॉकडाउन का रूल्स में दिया था। व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी, मैंने मेरा खुद का एग्जांपल दिया था कि अगर मेरी बुक को कोई आप अपना नाम देकर बेचेंगे तो मुझे नुकसान होगा, मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, और वो भी वॉइड हो जाएगा। मैंने इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम्पल दिए थे, एक और चीज पढ़ाई थी, वह कंसिडरेशन इमोरल। इसमें मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल भी दिए थे। सिर्फ एग्जाम्पल, एक मैरिड वुमन को आप बोल रहे हो कि भाई ये लो पैसे और अपने हस्बैंड को तलाक दे दो और उसके बदले मुझसे शादी कर लो, दिस आर ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दे आर इमोरल। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी को ड्रग्स बनाने के लिए अपना घर दे रहे हो, किसी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए अपना घर दे रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग हायर रेंट, देन दैट इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इमोरल इन नेचर एंड द लॉ सेज दैट इट इज वॉइड। फिर हमने देखा था कि कंसिडरेशन कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज में जाए।
अब पब्लिक पॉलिसी के अपोज, ये पब्लिक पॉलिसी ऐसा टर्म है ना कि इसको ज्यादा वाइड भी नहीं रख सकते, ज्यादा नैरो भी नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने स्पेसिफिकली निकाल लिया था। से फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग विद एनिमी, स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, चैम्पर्टी, मेंटेनेंस, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, मैरिज ब्रोकरेज, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, फिर एग्रीमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट ट्रेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, एग्रीमेंट नॉट टू बीड एट एन ऑक्शन एंड एग्रीमेंट, ये सारे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं। अब एक एक करके हम इनको धीरे धीरे देख रहे थे। मैंने सबसे पहले आपको बताया था ट्रेडिंग विद एनिमी, आपको बताया था इंडिया और चाइना का अगर वॉर चल रहा है तो आप चाइनीज पीपल से इफ यू आर परचेजिंग समथिंग, सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी वॉइड बाय, अरे वो एलियन एनिमी है भाई। पहली बात तो ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्लस एज पर सेक्शन 23 हम तो बोलेंगे कि ये जो कंसिडरेशन है ये भी वॉइड है, बिकॉज आप एक एनिमी से ट्रेड कर रहे हो, करेक्ट। आप उसको जो पैसा दोगे वो बंदूक खरीद के आपके ऊपर ही हमला करने वाला है, तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करे। और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, इट विल नॉट बी एनफोर्स्ड। ना वो आपसे पैसा रिकवर कर सकता है, ना आप उनसे गुड्स रिकवर कर सकते हो। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, बिकॉज आज के डेट में आप और वो दुश्मन है। फिर मैंने स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन बताया था। स्टिफल करना, मैंने एक और मैं आपको बता दूं, स्टिफल करना का मतलब होता है सफोकेट करना, गला घोटना। तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में आप लॉ का गला घोट रहे हो, आप कानून का गला घोट रहे हो। सर कैसे? मैंने आपको बताया था दो टाइप के ऑफेंस होता है, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होते हैं ना बेटा, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में आप उनको आउट ऑफ कोर्ट या सेटलमेंट कर सकते हो, विद और विदाउट कोर्ट परमिशन एंड इंटेंशन आप यहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी को मैंने गाली दे दी, किसी से झगड़ा मेरा हो गया, धक्का लग गया, किसी को बाइक पे स्क्रैच लग गया, उसने मेरे ऊपर केस कर दिया, हम इसको बाहर कोर्ट के बाहर सेटल कर सकते हैं, बिकॉज ये छोटे छोटे मामले हैं। लेकिन अगर किसी का मर्डर हो गया है, किडनैपिंग हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है, इलीगल या टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई है, यहां पर आप सेटलमेंट नहीं कर सकते सर। ये बड़े बड़े केसेस है जहां पर कोर्ट विल डिसाइड व्हाट विल हैपन विद द क्रिमिनल। तो ऐसे जगह पे आप सेटलमेंट नहीं कर सकते। any contract which is trying to compound a non-compoundable offense will be void, stating that they are opposed to public policy because they are stifling of prosecution. तो stifling prosecution मतलब ऐसी कोई चीज करना जो लॉ आपको अलाउ नहीं करता है, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज करना जो लॉ आपको अलाउ नहीं करता है। तो एक बात याद रखना, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में आप जो, अगर मैं मर्डरर हूं और आपने मेरे ऊपर केस फाइल किया है कि मैंने आपके किसी रिलेटिव का मर्डर किया है, ये स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन आपके और मेरे बीच में हो रहा है। मैं आपको पैसे दे रहा हूं और आप केस वापस खींच रहे हो, इसलिए मैं उसको स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन बोल रहा हूं, बिकॉज मर्डर इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ऐसे ऑफेंस में सर कंपाउंडिंग हम अलाउ नहीं कर सकते, ये एग्रीमेंट वॉइड है। नाउ केसेस की बात चल रही है, तो आज मैं दो जबरदस्त कंसेप्ट आपको पढ़ाना चाहता हूं। पहला है मेंटेनेंस और दूसरा है चैम्पर्टी। नाउ what do you mean by maintenance and what do you mean by champerty and what is the difference between the same? सबसे खतरनाक, क्योंकि बच्चों को एक बार का मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बट बच्चों को अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। पता नहीं क्यों इस पे फोकस नहीं किया जा रहा है, मैं फोकस करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक केस। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर रमेश। ना रमेश लास्ट 15 ईयर्स से, ध्यान से सुनना, अब आपकी नजर हटी दुर्घटना घटी, है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रमेश लास्ट 15 ईयर्स से गुड्स परचेस करते आ रहे हैं। मिस्टर रमेश मिस्टर रमेश लास्ट 15 ईयर्स से गुड्स परचेस करते आ रहे हैं फ्रॉम सुरेश, ठीक है। तो यहां पर एक बार क्या हुआ, मिस्टर रमेश ने गुड्स परचेस किए, सुरेश ने गुड्स सेंड किए, बट एज पर रमेश द गुड्स दैट ही हैज रिसीव्ड इज ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। यानी मिस्टर रमेश को लगता है कि जो गुड्स सुरेश ने इनको बेचे वो सही क्वालिटी के नहीं है। तो रमेश ने कहा कि भाई ये जो गुड्स आपने मुझे दिए, आई विल नॉट पे यू द एंटायर अमाउंट फॉर दैट, आई विल पे यू ओनली 90%, 10% आई विल डिडक्ट। क्या लिखा आपने? 90% आप पे करेंगे, ओके, एंड 10% विल बी डिडक्टेड। वाई इट विल बी डिडक्टेड? फॉर पुअर क्वालिटी गुड्स। अपने मन से आपने ऐसा उसको, रमेश ने उसको सुरेश को बोल दिया।
अब सुरेश ने कहा यार ये क्या बात होती है, गुड्स तो मेरे हिसाब से परफेक्ट क्वालिटी के थे, आपने मुझे पूरा पेमेंट करना चाहिए। रमेश बोलता नहीं नहीं, गुड्स अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, मैं आपको 90% ही पे करूंगा। अब इन दोनों का ये झगड़ा बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब क्या है ना कि भाई दोनों पार्टीज ने सोचा यार लास्ट 15 साल से हम लोग एक में एक से काम कर, एक में के साथ काम कर रहे हैं, अब ये 10% के लिए कितना ही झगड़े, करेक्ट, कितना झगड़ेंगे। तो इन दोनों ने एटलीस्ट एक बार डिसाइड कर ली कि देखो भाई, रमेश और सुरेश दोनों मिले, इन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करो भाई, आप भी मैच्योर्ड है, मैं भी मैच्योर्ड है, हम 15 साल से हमारा इतना अच्छा रिश्ता है, हम साथ में बिजनेस कर रहे हैं, एक काम करते हैं, लेट अस नॉट गो टू कोर्ट। यार कोर्ट में नहीं जाते यार, इतना हम लोग नहीं गिर गए कि एक दूसरे को कुछ कुछ रुपयों के लिए 10%, ये जो छोटा सा अमाउंट है इसके लिए हम एक दूसरे को कोर्ट में घसीटे। एक काम करते हैं, आपस में मिल बांट के बात करके फाइनल कर देते हैं, एक काम करते हैं 95% पे डील कर देते हैं। ये इनका डिस्कशन चल ही रहा था। उतने में अब देखो, एक खतरनाक चीज मैं आपको बताता हूं, एक खतरनाक व्यक्ति मैं आपको बताता हूं, जो जिंदगी में किसी से आप बच के रहे ना रहे, इस व्यक्ति से जरूर बच के रहना। यह है आपके दुश्मन, कंपीटिटर्स। अरे अब हुआ क्या, इसके कॉम्पिटिटर थे, मिस्टर सुरेश बहुत अच्छा क्वालिटी का गुड्स बना रहे थे, इसके कॉम्पिटिटर थे, उनका नाम था, क्या रखूं अब नाम, रमेश, सुरेश, महेश। अरे महेश तो अपने क्लास में भी है। तो ये महेश भाई कॉम्पिटिटर थे सुरेश के। उसको यहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी, उसको यहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी। क्या, महेश ने दिमाग लगाया कि रमेश और सुरेश ये मैटर आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर रहे हैं, कोर्ट में जाने की राइट है महेश के पास, सॉरी सुरेश, रमेश के पास, बट ये अपनी दोस्ती यारी में इतने साल के रिलेशन के चक्कर में आउट ऑफ कोर्ट मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर महेश कॉन्टैक्टेड रमेश। अब जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूं ये रियल लाइफ में होती है, आप लोग के मासूम दिमागों में शायद ये बात ना हो कि इतने बुरे लोग होते हैं, बट आप एक बात सुनो। मिस्टर महेश कॉन्टैक्टेड मिस्टर रमेश, और पता है क्या कहते हैं, महेश इज सेइंग, आस्किंग रमेश, डोंट सेटल दिस केस आउट ऑफ कोर्ट, आई विल पे यू ऑल द कॉस्ट ऑफ लॉजिंग अ कंप्लेंट। मैं आपका केस फाइल करने का पूरा एक्सपेंस, केस लड़ने का पूरा एक्सपेंस, आपके लॉयर का एक्सपेंस, पूरा का पूरा एक्सपेंस मैं बियर करूंगा। रमेश ने कहा नहीं नहीं यार, मेरे को जरूरत ही नहीं, मुझे मेरे पैसे मिल रहे हैं ना। नहीं नहीं, हम केस करेंगे कि आप 80% ही पे करेंगे, हम 80% के लिए केस करेंगे। तो रमेश बोलता है नहीं 80% तो केस नहीं जीतेंगे ना हम। अरे आप हम मुझ पर छोड़ दो ना, अगर केस नहीं भी जीते तो आप कर लेना 90%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीत गए तो आप, आपके, हार गए तो मेरा पैसा गया, आपका क्या गया, मेरा पैसा गया। तो रमेश को समझ नहीं आ रहा यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है महेश। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको अंदर की बात बताता हूं कि क्यों महेश रमेश को जबरदस्ती केस डालने के लिए बोल रहा है। महेश का थिंकिंग ये है कि एक बार मिस्टर सुरेश के ऊपर केस फाइल हो जाता है तो मार्केट में सुरेश का नाम पहले तो खराब हो जाएगा कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स, उसका गुडविल खराब हो जाएगा। सुरेश का मैक्सिमम ध्यान अब केस सॉल्व करने के चक्कर में रहेगा, वो परेशान होगा, वो इरिटेट होगा, उसका ध्यान जाएगा बिजनेस में से। और बेसिकली महेश वांट्स टू टेक ओवर हिज लीडिंग पोजीशन इन द मार्केट। जब सुरेश ये केस से जूझ रहा होगा, लड़ रहा होगा, और उसके जेब से पूरा कॉस्ट भी उसको जाएगा, क्योंकि रमेश को तो जेब से पैसा नहीं जा रहा है, रमेश का सारा पैसा कौन भर रहा है, महेश भर रहा है। लॉयर का खर्चा, कोर्ट में केस करने का, आने जाने का, पेट्रोल, खाना पीना, सारा पैसा महेश भर रहा है, तो रमेश का तो कुछ भी नहीं गया। और सुरेश की जेब से पैसा भी जाएगा, उसके दिमाग भी जाएगा, उसका ध्यान भी भटकेगा, और अल्टीमेटली महेश विल बी ओवर टू टेक ओवर द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ओवर सुरेश, यानी कि महेश का बिजनेस ज्यादा बेटर बन जाएगा अब, और वो ही विल बिकम अ बेटर कंपटीशन और बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइडर एज कंपेयर टू सुरेश। यानी आप इस गलत इंटेंशन से जबरदस्ती रमेश को केस फाइल करने बोल रहे हो ऑन द सुरेश। अच्छा मुझे बताइए, अगर रमेश केस जीतता है या केस हारता है,
क्या महेश को इसका कोई असर पड़ता है महेश की लाइफ पे? अगर आप एक नॉर्मल केस देखो जिसमें महेश ने रमेश से कोई बात नहीं की है, क्या महेश का कोई इंटरेस्ट है इस केस में? नहीं। क्या महेश और रमेश के कोई रिलेशन है? नहीं। महेश सिर्फ इतना चाहता है कि सुरेश इरिटेट हो जाए, परेशान हो जाए, उसका ध्यान बिजनेस चला जाए और मैं उसका कंपटीटर जो हूं मैं आगे बढ़ जाऊं और वो पीछे चला जाए। इस गलत इंटेंशन से महेश ने रमेश से केस डलवाया। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ केस। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। बोलते हैं मेंटेनेंस। समझ में आया? तो ये जो मेंटेनेंस है बेटा, ये आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं है। ये जो मेंटेनेंस आप देख रहे हो ये आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं है। ये काय का मेंटेनेंस है? ये केस का मेंटेनेंस है। यू आर ट्राइंग टू लॉज एंड मेंटेन अ केस। यू आर ट्राइंग टू लॉज एंड मेंटेन अ केस ऑन योर कंपटीटर सो दैट यू कैन गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर हिम। समझ में आया आप लोगों को? या मैं दोबारा रिपीट करता हूं पूरा केस, एक बार दोबारा सुन लेना, है ना? खुशी, आफ्ताब, कुशल, तानिया, ध्यान दे रहे हो सब लोग? है ना? ईशु, मिलन, सुजल, तेजस्वी, उद्दीपन, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? वैष्णवी, चलो फटाफट। आंचल, कुशल, ऋषभ, ईशु, ध्यान दो बेटा। प्रत्युष, किशन, ध्यान दो। सौरभ, कोमल, यस। तो दोस्तों ये सब जो हो रहा है ना, ये जो सब पूरा केस जो हो रहा है, आप सुरेश को इरिटेट करने के लिए कर रहे हो। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। और ये अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है। इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस इट इज वॉइड। बिकॉज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले सारे ये सारे काम और कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होते हैं, और अगर कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है देन द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। तो इतना जबरदस्त केस है मेंटेनेंस। तो रमेश और सुरेश के बीच की बात थी। रमेश लास्ट 15 साल से गुड्स खरीदता था सुरेश से। एक बार गुड्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के आए तो रमेश ने कहा मैं 90% पे करूंगा, 10% डिडक्ट कर रहा हूं। सुरेश ने कहा नहीं भाई इतना डिडक्ट मत कर, गुड्स अच्छे हैं। इन दोनों के झगड़े बढ़ रहे थे तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो कोर्ट में नहीं जाते, आपस में मिलकर सेटल कर लेते हैं। इस पूरे बात की भनक लगी सुरेश के कॉम्पिटिटर महेश को। जो महेश जो है वो सुरेश को परेशान करने के लिए रमेश को कहता है कि प्लीज फाइल अ कंप्लेंट ऑन सुरेश। मैं खर्चा करूंगा लॉयर का, केस लड़ने का सारा खर्चा मैं करूंगा, जीतो या हारो मेरे को इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ सुरेश को परेशान करना है ताकि वो कंपटीशन से हट जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ये गलत इंटेंशन से अगर आप किसी को केस लड़ने में आप सहायता कर रहे हैं तो ये मेंटेनेंस में आ जाता है, विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस इट इज वॉइड। अब बात करते हैं चैम्पर्टी की। ये तो ऑल टुगेदर ऐसा वर्ड है जो आपने जिंदगी में पहली बार सुना होगा, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चैम्पर्टी? से फॉर एग्जांपल अनुष्का ने केस फाइल किया विराट पे। नो रिलेवेंस। अनुष्का ने केस फाइल किया विराट पे फॉर रिकवरी फॉर सम असेट्स एंड प्रॉपर्टी। असेट्स और प्रॉपर्टी के रिलेटेड ये केस था। अब हुआ क्या, ये केस चल रहा था मार्केट में, है ना? विराट बोल रहा था नहीं प्रॉपर्टी मेरी है, अनुष्का बोल रही थी नहीं प्रॉपर्टी मेरी है, और ये कोर्ट में केस चला गया। अब विराट के पास तो भाई पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन कंपैरेटिवली अनुष्का के पास उतना पैसा नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि अनुष्का केस हार जाएगी। ऐसे में से फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई और आता है, किसको लूं अब मैं? निमिषा की बात कर लेते हैं। निमिषा आती है और अनुष्का से कहती है कि अनुष्का आपका ये जो केस आपका चल रहा है इसमें जितना भी खर्चा आता है, लॉयर का बोलो, केस लड़ने का बोलो, कोई फीस बोलो, सबूत इकट्ठा करने के लिए जो एक्सपेंस आते हैं, ट्रैवलिंग का आना जाना, ये केस क्योंकि बहुत सालों तक चल सकता है तो पूरे साल जितने भी साल ये चले इसका सारा का सारा एक्सपेंस मैं बियर करूंगी। अनुष्का खुश हो गई, अरे वाह केस जीतूंगी मैं, और एक्सपेंस कर रही निमिषा। तो अनुष्का ने पूछा लेकिन इसके ये आप ऐसा क्यों करेंगे, मतलब चैरिटी चल रही है या क्या सीन है? निमिषा ने कहा नहीं नहीं चैरिटी नहीं है, जब कभी आप ये केस जीत जाओ तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, राइट? ये जो असेट है ये आपको मिल जाएगी कोर्ट से अगर आप केस जीतते हो तो। ये असेट है से फॉर एग्जांपल 1200 करोड़ रुपए की। एक काम करना 50% ये आप मुझे दे देना इसमें से।
अब भले इस केस को लड़ने 10 साल लगे, जितना भी साल लगे, अभी आप अगर देखो, अगर आप मेरी मदद नहीं लेते हो आप केस हार जाओगे, आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरी मदद ले लेते हो, फिर चाहे करोड़ों रुपए क्यों ना लग जाए केस लड़ने के लिए, आप केस जीतोगे। एटलीस्ट 50% तो 600 करोड़ तो आपको मिलेगा। जीरो से तो 600 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो अब इन दोनों के बीच में भाव चालू है, नहीं 50% नहीं, 14, 30, 20 करते करते 15% पे इन्होंने फाइनल डील कर ली। अनुष्का ने कहा ठीक है, ये प्रॉपर्टी का 15% मैं आपको दे दूंगी। मुझे बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वॉइड होगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वॉइड होगा? यहां पर निमिषा का कोई इंटरेस्ट नहीं है इन द असेट। निमिषा ना अनुष्का को जानती है, ना विराट को, ना असेट को, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहती थी, बोलते ना दो मियां बीवी के झगड़े में तीसरे का जो फायदा हो जाता है, वैसी वाली बात है कि दो लोग झगड़ रहे हैं, उसमें मैं कैसे अपना प्रॉफिट निकाल लूं। अनुष्का और विराट प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे, मैं कैसे अपना प्रॉफिट निकाल लूं, ये सोच के निमिषा ने यहां पर ये प्रपोजल दिया। अब इसका तो कुछ जा नहीं रहा है, मुश्किल से मुश्किल 1 करोड़ का खर्चा होगा, लेकिन 120 का 15% आप पकड़ के चलिए, कितना पैसा उसको मिलने वाला है, समझ रहे हो आप? कितना? 18 करोड़ रुपए उसको खाली पीली बैठे बैठे मिल जाएगा। समझ? 180 करोड़, 18 का को 15% है, 1.5 नहीं 15% है। उसका 10% ही 120 होता है। उसका 10% ही 120 होता है। 120 प्लस 60, 180 करोड़, 180 करोड़ मिलेंगे निमिषा को, 180% रेट ऑफ रिटर्न। तो ये बहुत खुश होगी एकदम। तो मुझे बताइए, क्या लॉ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखेगा? लॉ बोलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, बिकॉज ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। विराट के साथ चीटिंग हो रहा है, क्योंकि आप पैसों के दम से ये केस जीतने की कोशिश कर रहे हो और आपका इंटेंशन गलत, आपका इंटेंशन गलत। तो सर अब दोनों केस में तो वही हो रहा है, यहां पर भी आप किसी को केस लड़ने में मदद कर रहे हो और मेंटेनेंस में भी आप किसी को केस करने में मदद कर रहे हो। डिफरेंस क्या है? आइए पहले हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर बी 2000 rupees if he sues C for a case which they could have settled mutually under the provision of the law just to annoy C, which agreement, when such agreement is maintenance agreement। ये मैंने सेम आपको एग्जांपल अभी दिया है। फिर बात करते हैं चैम्पर्टी। Chambert is an agreement in which a person agrees to assist another in a litigation in exchange of a promise to hand over the portion of the proceeds of the action. A agrees to pay expenses to B if he sues C, and B agrees to pay half of the amount received from results of such suit. This is an agreement of Chambert. समझ रहे हो? A agrees to pay expenses to B if he sues C, and B agrees to pay half of the amount received from the result of such suit. This is an agreement of Chambert. So basically maintenance और Chambert are almost the identical concept, with the major difference that maintenance में आप जबरदस्ती केस फाइल करने के लिए बोल रहे हो, जहां पर बाहर सेटलमेंट किया जा सकता था। यू आर नॉट गेनिंग समथिंग, यू आर नॉट गेनिंग समथिंग इन मेंटेनेंस, बट आप दूसरे को अनॉय कर पा रहे। एट द सेम टाइम चैम्पर्टी में केस ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड हो सकता है, या केस आप नया भी डालने बोल सकते हो, बट विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग सम मनी, विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग सम मनी आउट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो मेंटेनेंस में पैसा कमाना इंटेंशन नहीं है, इरिटेट करना इंटेंशन है। चैम्पर्टी में इरिटेट करना इंटेंशन नहीं है, पैसा कमाना इंटेंशन है। बट अल्टीमेटली बोथ द केसेस में एक थर्ड पार्टी इज सपोर्टिंग अ पार्टी टू द केस। एक में आप किसी को एनॉय करने के लिए आ रहे हो, किसी को परेशान करने के लिए आ रहे हो, किसी को इरिटेट करने के लिए आ रहे हो, तो एक में आप पैसा कमाने के लिए। बट बोथ द केसेस में यू आर मेंटेनिंग एंड यू आर चैम्पर्टिंग द केस। तो ये होता है बेटा मेंटेनेंस और चैम्पर्टी, और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए और मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया। मेंटेनेंस क्या है? इट्स एन एग्रीमेंट इन विच द पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन सूट। जो बाहर मतलब नॉर्मल कोर्ट के बाहर सेटल हो सकता था, उसमें जबरदस्ती केस करवा रहे हो ताकि किसी को परेशान कर सके। चैम्पर्टी में आप बोल रहे हो कि भाई तू केस लड़ रहे, तेरे को केस लड़ने के लिए जितना भी खर्चा लगेगा मैं दूंगा, केस लड़ने में जितना भी खर्चा लगेगा मैं दूंगा, डोंट वरी। और बस एक बात याद रखना, जब भी तू केस जीत जाए उसमें से कुछ प्रोसीड्स मुझे दे देना, मैं फ्री में तो नहीं कर रहा हूं, पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं। तो ये होता है चैम्पर्टी। अब क्या है ना सर, ये आप बोल रहे हो कि वॉइड है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बराबर
सभी लोग का ये मानना है दैट मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, हेंस अवॉइड। आइए मैं आपको एक और केस के दर्शन कराता हूं और फिर आपकी कंसेप्ट थोड़े हिला देता हूं, ठीक है। लेट अस टेक इन केस ऑफ अनुष्का। अरे अनुष्का तो अभी लिया था ना, आंचल। ना से फॉर एग्जाम्पल आंचल बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली और आंचल के ग्रैंड पेरेंट्स का एक प्रॉपर्टी था, ठीक है। उस प्रॉपर्टी पे कुछ गुंडे लोगों ने क्या बोलते हैं, दबंग लोग होते हैं ना, गुंडे लोग, थर्ड पार्टीज, उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो आंचल ने इस प्रॉपर्टी के लिए इन थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल कर दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है, आप इसमें से हट जाओ। बट क्या है ना, ये जो गुंडे मवाली लोग हैं इनके पास पैसा भी बहुत है, गुंडागर्दी की पावर भी बहुत है। आंचल बिलोंग्स टू अ कंसिडरेबली वेरी पुअर फैमिली एंड उसके पास तो ऑफकोर्स ये अच्छे घर की लड़की है, तो ऐसे कोई गुंडा उंडा गर्दी तो ये करेगी नहीं। तो ऐसे में आंचल के पास के पैसे भी खर्च खत्म हो रहे थे, प्रॉपर्टी भी हाथ से जाती नजर आ रही थी, उसको समझ ही नहीं रहा था लाइफ में क्या होगा। ऐसे में आंचल के एक रिलेटिव थे, आंचल के एक रिलेटिव है, से फॉर एग्जांपल आंचल के रिलेटिव किसको बनाए, कुशल को, ठीक है। कोई ऐसे से फॉर एग्जांपल मामा का, काका का, बाबा का, लड़के का, बेटे का भाई, ऐसा कुछ तो भी एक रिलेटिव है। तो कुशल इज अ रिलेटिव ऑफ आंचल। तो कुशल ने क्या किया, कुशल ने एक ऑफर दिया आंचल को। कुशल ने कहा देखो आंचल, मैं जानता हूं कि आपकी अभी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, बट आप यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड यू शुड गेट द प्रॉपर्टी, ठीक है। भगवान की दया से मेरे पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू टू फाइट द केस। मैं क्या करूंगा, आपको ये केस लड़ने के लिए जो भी एक्सपेंस लग रहा है मैं आपको ये पूरा पैसा दूंगा। लॉयर का एक्सपेंस बोलो, आने जाने का, खाने पीने का, आप जॉब छोड़ के जाओगे तो जो भी आपका पेमेंट कटेगा, जितना भी एक्सपेंस आएगा ना केस लड़ने का, आप आखिरी तक बस ईमानदारी से केस लड़ते रहो, सारा पैसा मैं दूंगा। और जब आप ये केस जीत जाओगे, जब आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जितना पैसा मैंने दिया है ना, जितना पैसा मैंने दिया है विदाउट इंटरेस्ट भले ही, आप आराम से अपने हिसाब से मुझे वापस कर देना। क्योंकि मैं आप भी मुझसे एहसान लेंगे नहीं और मैं भी अपने रिलेटिव में कोई एहसान करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ जरूरत के वक्त मदद करने के लिए आया हूं। मैं 1 रुपया मुझे आपसे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बस जो खर्चा मैंने किया है ना ये केस आपको जो भी सपोर्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी बेच के बस उतना पैसा आप मुझे दे दें। प्रॉपर्टी बेच के बोलोगे कैसे भी, वो आपकी आपकी चॉइस है। जब आप केस जीत जाओ और ये पूरा केस कंप्लीट हो जाए, आप बस मुझे मेरे उतने पैसे वापस चुका देना, भले ही इंटरेस्ट मत देना, 1 रुपया ऊपर भी मत देना। बिकॉज मैं प्रॉपर्टी के लिए मदद नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी मदद करने के इंटेंशन से ये कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, यहां पर भी हो वही रहा है जो मैंने आपको मेंटेनेंस और चैम्पर्टी में सिखाया, हो वही रहा है। मेंटेनेंस और चैम्पर्टी में जो मैंने आपको सिखाया वही हो रहा है। अब आप मुझे चैट में जवाब देंगे कि ये वैलिड होगा या वॉइड होगा। धर्म संकट है सर, आप क्या करते हो, एक गंदा सा केस बताते हो जिसमें एकदम एक हीरो होता है, एक विलन होता है, और एकदम आसान हो जाता है वैलिड और वॉइड बोलना। फिर कभी कभी आप ऐसे केस बताते हो जिसमें हीरो भी है और लॉ के खिलाफ भी जा रहा है। अब समझ नहीं पड़ रहा है सर वैलिड बोले या वॉइड बोले। चलो मैं 2 मिनट रुकता हूँ कमेंट के लिए। है ना, ऐसा होना चाहिए ना कभी तो। 4K में वीडियो देख रहे हो भाई, 4K में, क्या बात। चलो बताओ भाई, क्या होगा, बताओ क्या होगा इस केस में। क्या आप इसको वैलिड बोलोगे, वॉइड बोलोगे, बिकॉज हो तो रहा है मेंटेनेंस और चैम्पर्टी, बट इंटेंशन अगर आप देखोगे तो यार कुशल का इंटेंशन कुछ बुरा नहीं है, कुशल का इंटेंशन तो अच्छा इंटेंशन है। अब भाई इसका आंसर है दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, जो आप सब मानते थे, सब जानते थे, लेकिन लॉ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था वैलिड बोलने के लिए, करेक्ट। आइए लॉ का सपोर्ट भी इसके लिए मैं लेकर आ जाता हूं। मेंटेनेंस और चैम्पर्टी के बारे में, the agreement for supplying funds by way of maintenance or chambers is valid unless it is unreasonable so as to be unjust to the other party, or is made with a malicious motive like that of gambling in the litigation or oppressing other party by encouraging unrighteous suit, and not with the bona fide object of assisting a claim believed to be just.
और अब लॉ ने आपको सपोर्ट कर दिया। लॉ कहता है कि मेंटेनेंस और चैम्पर्टी वॉइड नहीं वैलिड होंगे अगर वो रीजनेबल हो, जस्ट हो, अगर वो अच्छे इंटेंशन से किए जाए तो हम उसको वैलिड बोलेंगे। अगर आपने मेंटेनेंस और चैम्पर्टी अनरीजनेबल टर्म पे किया, अनजस्ट किया, दूसरे पार्टी के नुकसान के लिए किया, मैलिशियस मोटिव यानी कि एक बुरे बुरे विचारों के साथ, गलत इंटेंशन के साथ आपने करने की कोशिश की, आप गैम्बलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, आप अदर पार्टी के साथ ऑपरेशन यानी कि उसको दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हो, आप अनराइटियस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप नॉट सो बोनाफाइड ऑब्जेक्ट को आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे केसेस में द मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी विल बी वॉइड। तो ये जो केसेस नीचे दिए है इसमें मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी वॉइड हो जाएगी। अदरवाइज अगर ये दो केसेस में, अनलेस लिखा है, अगर ये दो केसेस नहीं है देन द मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी विल बी वैलिड। अब अगर मैं यहां पर देखूं कुशल के केस में, यहां पर कोई मैलिशियस मोटिव नहीं है, कुछ अनरीजनेबल नहीं है, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि जितना खर्चा मैं करूंगा उतना मुझे वापस कर दो। अरे अगर वो इंटरेस्ट भी मांगता ना तो भी चलता था, वो तो बेचारा इंटरेस्ट भी नहीं मांग रहा है, सिर्फ बोल रहा है जो खर्चा मैंने किया है वो आप मुझे वापस कर देना, कोई मेरे को प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये रीजनेबल है, ये अच्छे इंटेंशन से किया जा रहा है, ये आंचल का राइटियस, आंचल का अधिकार है प्रॉपर्टी पे, इट इज नॉट एन अनराइटियस बेनिफिट, ये राइटियस है, उसका अधिकार है प्रॉपर्टी पे, उसके हक में वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। हेंस दिस विल बी मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, बट दिस विल बी अ वैलिड मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। तो एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर मेंटेनेंस चैम्पर्टी आता है तो जरूरी नहीं कि हर केस में मेंटेनेंस चैम्पर्टी वॉइड होगा। आप ये भी देखिए कि वो उसका इंटेंशन क्या है, क्या वो दूसरे पार्टी को तकलीफ और नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है या एक राइटियस क्लेम को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। तो ये होता है दोस्त मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, जिसमें आप किसी दूसरे व्यक्ति को केस लड़ने में मदद करते हो। अगर आप अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो तो वैलिड है, अगर आप बुरे इंटेंशन से कर रहे हो तो वॉइड। ठीक है, तो ये था मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। ठीक है, एक काम करते हैं, आज की वीडियो को छोटा रखते हैं, अभी रिकॉर्डिंग बहुत सारी करनी है। कल के वीडियो में हम एक काम करेंगे, कल के वीडियो में हम लोग ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज देख लेंगे। और इसके अलावा यस, ये हम कल भी देख सकते हैं, क्या बोलते हो? क्या अभी देखने का मन है? अभी देखने का मन है? ठीक है ना, एक मिनट, करने में कोई इशू नहीं है वैसे। ठीक है चलो, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस, एक सेकेंड ना। हेलो, हेलो, पता नहीं, हाँ, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। सर ये ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस क्या होता है? मतलब पब्लिक ऑफिस में ट्रैफिक हो जाता है, मतलब क्या एग्जैक्टली exactly होता क्या है सर? ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस मतलब सर ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ट्रक गाड़ियां खड़ी हॉर्न बजा रही पी 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 पी, ये होता है क्या सर? नहीं नहीं, ये भले ही साउंड वैसे कर रहा हो ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस जैसी बात, लेकिन इट इज नॉट ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। ये वो वाला ट्रैफिक नहीं है, ये ट्रैफिकिंग वाला ट्रैफिक है। आपने सुना होगा ड्रग ट्रैफिकिंग, है ना? कुछ तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिसमें छोटे बच्चों का ट्रैफिकिंग होता है, लड़कियों का ट्रैफिकिंग होता है। ट्रैफिकिंग मतलब ये वो वाला ट्रैफिकिंग है जो इलीगली, इलीगली अनऑथोराइजली आप किसी को कोई चीज या किसी व्यक्ति को अगर आप यहां से वहां भिजवा रहे हो उसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग। ये वो वाला ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस है। सर इसका क्या मतलब होता है, इसके क्या मायने और क्यों वॉइड है, आइए देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आप अपने लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे बैठ के, यू वर स्टडिंग, उतने में आपके बाजू में एक बड़ा सस्पिशियस सा इंसान आकर बैठा, बड़ा सस्पिशियस मैन था, गॉगल लगे हुए थे, है ना, बड़े बड़े कोट पहना हुआ था, उसका मुंह थोड़ा सा ढका हुआ था, बहुत बड़ी दाढ़ी थी और समझ नहीं आ रहा था ये कौन इंसान है। उसने तुमको धीरे से बोला, अब आप एकदम अपना पढ़ रहे थे, एकदम से आपने, अरे क्या यार लाइब्रेरी में कौन आवाज कर रहा है, आपने देखा तो वो आदमी आपको ऐसे इशारा कर रहा था, बोल रहा था बाहर आ बाहर आ।
तो आपने देखा क्या चल रहा है यार, चलो देखने के लिए आप वो सस्पिशियस आदमी के पीछे बाहर चले गए। बाहर जाते ही उस सस्पिशियस आदमी ने ऐसे ऐसे देखा इधर उधर, कोई है क्या, देखा कोई नहीं। आपको बोल इधर इधर इधर, सुन भाई ये बात तो किसी को मत बताना, ये सिर्फ मैं तुझे बता रहा हूँ, ध्यान से कोई आदमी पास हो रहा था, रुक जाओ। हाँ ठीक है, ये बात मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। कलेक्टर बनेगा कलेक्टर, पुणे का कलेक्टर बनेगा कलेक्टर। आप एकदम शॉक्ड हो गए, आपको लगा यार ये क्या विम्सिकल मतलब अनसाउंड माइंड का आदमी, क्या क्या बोल रहे हो भैया, पढ़ते पढ़ते क्यों डिस्टर्ब, क्या मेरे पेपर आ जाएंगे, क्या कर रहे हो। कलेक्टर बनोगे क्या पुणे के, भाई पढ़ तो मैं उसी रहा हूं, उसी लिए रहा हूं कलेक्टर बनने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है। अरे यार तुम चिल्ला क्यों रहे हो, सुनो 50 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं अभी तुमको कलेक्टर बना देता हूं। 50 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं आज के आज तुमको पुणे का कलेक्टर बना देता हूं, मेरी बहुत दूर तक पहचान। ये एक केस। दूसरा केस, एक दिन ऐसे ही आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे, फिर से एक सस्पिशियस आदमी आया, आपको ऑफिस में आया, आपके डेस्क पे आया और बोलता है सुनो ना भैया, कैंटीन में चलो, कैंटीन में बात करनी है। आप उसके साथ कैंटीन में गए, कैंटीन में उसने देखा इधर उधर कोई नहीं है, और मौका देखती है आपको बोलता है भारत रत्न चाहिए क्या, भारत रत्न है, अरे भारत रत्न पुरस्कार नहीं सुना क्या, भारत रत्न पुरस्कार। तो उसने कहा भाई भारत रत्न पुरस्कार ऐसे मतलब, अरे मैं दिलाता हूं ना यार, 5 लाख रुपए दो, 5 लाख, 5 लाख रुपए दो, भारत रत्न पुरस्कार लेके जाओ। एक दिन एक बच्चा पुलिस की पढ़ाई कर रहा था, फिर से एक सस्पिशियस आदमी आया, उस स्टूडेंट को फिर से वो बाहर ले गया लाइब्रेरी के, और बोलता है कमिश्नर बनेगा कमिश्नर। आप समझ रहे हो हर जगह पर क्या हो रहा है दोस्तों, एक पियून से तो लेके एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर तो लेके कोई भी गवर्नमेंटल जो पोस्ट होते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं, उनके ऊपर जो लोग काम करते हैं, उस पोस्ट पे जो लोग काम करते हैं, वो वहां पैसे दे के नहीं पहुंचे, वो वहां पढ़ाई करके, मेहनत करके, एक्सपीरियंस लेके, इंटरव्यू क्रैक करके और बहुत सारे क्वालिफिकेशंस लेकर वहां पहुंचते हैं। कलेक्टर बनना मतलब ऐसा नहीं है कि 50 लाख रुपए दे दो कलेक्टर बन जाओ, 5,000 रुपए दे दो कमिश्नर बन जाओ, 5 लाख रुपए दे दो इंस्पेक्टर बन जाओ। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। भारत रत्न लेकर चले जाओ, पीस प्राइज लेकर चले जाओ, नोबेल पुरस्कार लेकर चले जाओ, परमवीर चक्र लेकर चले जाओ, अरे मैं मिलिट्री में भी नहीं हूं, अरे तू 5 लाख रुपए दे परमवीर चक्र ले जा। अबे हलवा है क्या। इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस, they are of opposed to public policy, and hence as per section 23 the contract is void because their consideration and object is unlawful, so an agreement to traffic in public office is opposed to public policy as it interferes with the appointment of a person best qualified for the service of the public. Public policy requires that there should be no money consideration for the appointment to any office in which the public is interested. Any office मतलब any office, वो चाहे प्यून हो कि आप कमिश्नर हो, डेप्यूटी कमिश्नर हो, एसोसिएट हो, आप कोई भी पब्लिक ऑफिस में अगर आपको जॉब चाहिए है, पैसा देके जॉब नहीं किया जा सकता, ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन आप वहां पे पहुंच सकते हो। The following are the examples of agreements that are void since they tantamount to sale of public offices. सबसे पहला, agreement to pay money to a public servant in order to induce him to retire from his office so that another person may secure the appointment is void. ये अभी अभी आई थिंक जनवरी 21 या दिसंबर 20, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आई थिंक जनवरी 21 ही शायद, इस एग्जाम में ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था। उसमें आपको बोला गया था कि आप आपके सीनियर को 1 लाख रुपए दे रहे हो ये कह के कि भैया आप जल्दी रिटायर हो जाओ, आप जल्दी रिटायर हो जाओगे तो मैं जल्दी प्रमोट हो जाऊंगा, मेरी भी इनकम बढ़ जाएगी, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। तो आप किसी पब्लिक सर्वेंट को जल्दी रिटायर करने के लिए पैसा दे रहे हो, इट इज वॉइड, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर आप कोई पब्लिक रिकॉग्निशन लाइक पद्म विभूषण या ऐसा कोई भारत रत्न या ऐसे कोई भी अवार्ड जो कि एक
स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल करने पे किसी को दिए जाते हैं, अगर आप उसको बेचने की बात कर रहे हो देन इट इज अगेन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब देखो भाई, पब्लिक अगर इंटरेस्टेड है तो वहां पर बात होगी। अगर मैंने अपने चौक में हमारे सोसाइटी का कोई डांस कंपटीशन का पहला प्राइज अगर मैंने बेचा, भले ही वो वो भी गलत है, लेकिन वो ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी के बच्चों का डांस कंपटीशन चल रहा है, मैं उसमें जज हूं, मैंने एक स्टूडेंट को एक बच्चे को जाके बोल दिया कि मैं तेरे को फर्स्ट प्राइज दे दूंगा, तू मेरे को 500 रुपए दे दे। अब वही है ना, आप सोसाइटी का है तो क्या 500 रुपए मांगेंगे बच्चे से, और कितना मांगेंगे। तो बेटा ये सारे ट्रांजैक्शंस भले ही गलत लगते हैं, भले ही वॉइड लगते हैं, लेकिन लेकिन समझने की कोशिश करो, ये ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस में नहीं आएंगे, बिकॉज सोसाइटी के डांस कंपटीशन का पहला प्राइज पब्लिक ऑफिस नहीं है। तो हर चीज यहां पर मत ले आना, ऐसे ही चीजें लाना जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड हो। So Harish paid 15,000 to the officer to give his son the job in the Forest Department of India. On failure by the officer, he couldn't recover the amount, as such contract amounts to trafficking of public office, which is opposed to public policy. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे कई किस्से बाहर निकल के आते हैं जिसमें पुलिस वालों को पैसे देते हुए दिखाया जाता है कोई पर्टिकुलर पोस्टिंग के लिए, जिसमें माँ बाप को दिखाया जाता है कि वो गवर्नमेंट पोस्ट के लिए किसी न किसी ऑफिसर को पैसा खिलाया जा रहा है। ये सारे कानूनन जुर्म है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और इसके ऊपर करप्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो से आप कंप्लेंट करके इसके ऊपर आप स्टेप्स भी उठाए जा सकते हैं। तो हेंस दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस दे आर वॉइड। तो ये दो चीजें आज हमने पढ़ ली। आज के लिए हम इतना रुकते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज से। तो थैंक यू आप लोगों ने इतना टाइम मुझे दिया, एंड आई नो कि रिकॉर्डेड क्लासेस है, थोड़ा आपका मन कम लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ यार ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ जितना हो सके इसको लाइव रखने की। बट अब ऐसा है ना कि हम, आप और मैं दोनों छुट्टी नहीं ले सकते, और मैं घूम रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इंजॉय करने दो, बिकॉज मैं लास्ट कई टाइम से कहीं गया नहीं हूँ, अभी मैं थोड़ा सा घूम रहा हूँ, उसमें भी मैं बीच बीच में आ जाता हूँ क्लासेस लेने, तो थोड़ा टाइम डिजर्व करता हूँ मैं। तो प्लीज बाय प्लस लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस के लिए आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं। हमारी लक्ष्य नवंबर 21 बैच, मेरा बीसीआर का रेगुलर बैच, फिर मिशन सक्सेस बैच, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग बैचेस हम लोग रेगुलरली लेकर आते रहते हैं, उसके लिए भी आप प्लस ले सकते हैं। इंस्टॉल द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, सिलेक्ट सीए फाउंडेशन एंड देन यू कैन गो फॉर प्लस। 3 month, 6 month, 12 month, 24 month option. C Adarsh will give you maximum possible discount. Iconic में 6 month, 12 month, 24 month option. Again, C Adarsh is going to give you maximum possible discount. अगर आप आइकॉनिक या मतलब आइकॉनिक या प्लस का कॉम्बो लेना चाहते हो जिसमें 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन के और 8 सब्जेक्ट इंटर के आपको देखना है, तो यहाँ 12 सब्जेक्ट आपको पूरे मिलेंगे। प्लस का कॉम्बो जरूर चेकआउट कर लेना। फिर अगेन एवरी संडे हम कॉम्बैट भी लेते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो सी आदर्श रेफर कोड यूज करके, और बड़े स्कॉलरशिप जीत सकते हो। 12 मंथ के साथ 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है, और 24 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है, उसको भी आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। मुझे फॉलो करने के लिए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको मैं हर दिन होमवर्क देता हूँ, आज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मेंटेनेंस और चैम्पटी का डेफिनेशन लिखिए और उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी लिखिए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी बाय यूजिंग द रेफरल कोड सी आदर्श। मुझे पता है आप में से कई लोग अभी मिशन सक्सेस के लिए बैच अभी प्लस खरीदने वाले होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको थ्रू आउट पढ़ाता रहूँ, आपके एग्जाम तक आपको पढ़ाऊँ, सपोर्ट करूँ, जैसे कि मैं अभी तक के बच्चों को करते आया हूँ, प्लीज सपोर्ट मी एज वेल बाय यूजिंग द रेफरल कोड सी आदर्श। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।